हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी का प्रश्न पत्र, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझें और परीक्षा में किसी प्रकार की गलती ना करिए। चलिए शुरू करते हैं। अनिवार्य हिंदी का जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। अब इसमें जो खंड ए है, ये खंड ए में 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, यानी कि एक एक नंबर के 12 सवाल पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ? तो कवि उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो जो रामचरितमानस है उसकी जो भाषा है वो है अवधी, अर्थात रामचरितमानस को अवधी भाषा में रचा गया है। बाकी जो अन्य ग्रंथ है उनकी भाषा क्या है? ब्रज है। लेकिन जो रामचरितमानस उसकी भाषा क्या है? अवधी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? पहले तो ये समझे मुक्त छंद का मतलब क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले ये समझे, गति, यति, तुक, विराम आदि को ध्यान में रखकर जब काव्य की रचना की जाती है तो वो तो होता है छंद। वो तो क्या होता है? छंद। और अपना प्रश्न क्या है कि आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद, यानी कि जिसमें गति, यति, तुक, विराम आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है, अर्थात मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। यानी कि सबसे पहले जो मुक्त छंद की शुरुआत की थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही की थी। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, परचेजिंग पावर क्या है? सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझिए। परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना, पावर का मतलब होता है शक्ति, अर्थात खरीदने की शक्ति। अब खरीदने की शक्ति को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? क्रय शक्ति के नाम से जाना जाता है। क्रय का मतलब भी खरीदना होता है और पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। इसलिए परचेजिंग पावर का मतलब क्या होगा? क्रय शक्ति। ये 12वीं के अनिवार्य हिंदी में एक पाठ है बाजार दर्शन। उस बाजार दर्शन पाठ के अंदर ये शब्द आता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? क्रय शक्ति। अर्थात अगर हमारी जेब में पैसे हैं तो हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं है हम उस चीज को भी क्रय कर लेते हैं। यही चीज क्या कहलाती है? क्रय शक्ति, अर्थात परचेजिंग पावर कहलाती है। अगला प्रश्न है, रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता था? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न लिया गया पहलवान की ढोलक पाठ से। यानी कि जब लोटन सिंह पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया जाता है, वो अपने गांव में आकर रहने लगता है, तो गांव में हैजे व महामारी के कारण रोज गांव वालों की मृत्यु होती रहती है। और उस रात्रि की भीषणता में, अर्थात उस दुखपूर्ण समय में, उस रात्रि की भीषणता को जो ललकारने का काम करता है, अर्थात चुनौती देने का काम करता है, वो करता है पहलवान की ढोलक। यानी कि सब शांत होकर बैठे रहते हैं, लेकिन ये जो लुट्टन सिंह है ये ढोलक को पूरी रात बजाता रहता है। अर्थात रात्रि की भीषणता को ललकारने का काम जो करता है वो करते हैं पहलवान की ढोलक। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में नई पीढ़ी का रवैया कैसा बताया गया है? तो जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उसमें नई पीढ़ी का रवैया बताया गया है असंवेदनशील का। अर्थात नई पीढ़ी जो है वो अपने से पुरानी वाली पीढ़ी को अनदेखा करती चली जा रही है। अर्थात उनकी जो मान सम्मान है, उनकी जो मर्यादाएं, उनसे हटकर अपने जो विचार है, अपने जो कार्य, उनको महत्व देते चले जा रहे हैं। अर्थात सिल्वर वेडिंग कहानी में नई पीढ़ी का जो रवैया बताया गया है वो असंवेदनशील का बताया गया है। अगले प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न है, सौंदर्यकर किस विषय के अध्यापक थे? तो ये मराठी विषय के अध्यापक थे। यानी कि विद्यालय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? विद्यालय में मराठी विषय को पढ़ाया करते थे। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नई वेब भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन खबरों के कुल कितने चरण होते हैं? तो टेलीविजन खबरों के कुल 7 चरण होते हैं, अर्थात उत्तर सही रहेगा। तो ये जो 7 चरण है वो कौन कौन से, चलिए उनको देखते हैं। पहला जो चरण है वो है ब्रेकिंग न्यूज का,
यानी टेलीविजन खबरों के जो चरण होते हैं वो 7 होते हैं, उसमें पहला जो चरण होता है वो होता है ब्रेकिंग न्यूज का, दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर का, ड्राई एंकर का, तीसरा चरण होता है फोन इन का, फोन इन का, चौथा चरण होता है एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, पांचवा चरण होता है एंकर बाइट का, छठा चरण होता है फोन इन का, सॉरी छठा चरण होता है लाइव का, सातवां चरण होता है एंकर पैकेज का। तो ये 7 चरण होते हैं। प्रश्न क्या अपना टेलीविजन खबरों के कुल कितने चरण होते हैं? तो टेलीविजन खबरों के कुल 7 चरण होते हैं। वो 7 चरण कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है ब्रेकिंग न्यूज का, दूसरा होता है ड्राई एंकर का, तीसरा होता है फोन इन का, चौथा होता है एंकर विजुअल का, पांचवा होता है एंकर बाइट का, छठा होता है लाइव का, सातवां होता है एंकर पैकेज का। तो ये 7 चरण होते हैं टेलीविजन खबरों के। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है डिकोड शब्द का सही अर्थ है। तो अनिवार्य हिंदी में 2 प्रश्न मीनिंग से संबंधित पूछे जाएंगे, एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, तो आप इनको ध्यान से समझे। प्रश्न आया है अपना डिकोड शब्द का सही अर्थ है, यानी कि डिकोड शब्द का हमें अर्थ बताना। तो डिकोड शब्द का सही अर्थ होता है कूटवाचन। डिकोड शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कूटवाचन। उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। बाकी 3 को और देख लेते हैं। घोषणा पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। मानदेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होनोरियम। मानदेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होनोरियम। और विस्तार को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेंशन। विस्तार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। तो अपना प्रश्न था डिकोड शब्द का सही अर्थ है, तो डिकोड शब्द का सही अर्थ क्या है? कूटवाचन। उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग होगा, यानी कि व्यावसायिक जो शब्द उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो अंग्रेजी में उसे वोकेशनल कहेंगे। बाकी जो 3 शब्द उनको भी देख लेते हैं। वारंट। वारंट का हिंदी में मतलब होता है अधिपत्र। वारंट का हिंदी में क्या मतलब होता है? अधिपत्र। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। और पेट्रोन का मतलब होता है संरक्षक। पेट्रोन का मतलब क्या होता है? संरक्षक। तो अपना प्रश्न था व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? तो व्यावसायिक को अंग्रेजी में वोकेशनल कहेंगे। उत्तर ब सही रहेगा। वारंट का हिंदी रूपांतरण होगा अधिपत्र, सिक्योरिटी को हिंदी में कहेंगे सुरक्षा, और पेट्रोन को हिंदी में क्या कहेंगे? संरक्षक। अगला प्रश्न है सीरीज कहां से रस खींचता है? तो जो सीरीज है वो वायुमंडल से रस खींचने का काम करता है। पाठ के अंदर बताया जाता है कि जब सारी धरती सूखी रहती है, अर्थात गर्मी की तपन से परेशान रहती है, उस समय भी ये जो सीरीज है वो अपने लिए रस खींचने का काम करता है। और वो रस कहां से खींचता है? वायुमंडल से खींचता है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? उत्तर ब सही रहेगा। ये थे 12 नंबर के प्रश्न, जो 1 नंबर के हैं। 12 प्रश्न आएंगे और इनके बाद में जो प्रश्न है वो खाली स्थान से संबंधित होंगे। चलिए अगले जो प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 नंबर के होंगे, खाली स्थान से संबंधित होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है रघुपति राघव राजाराम पंक्ति में खाली स्थान अलंकार है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जहां कोई वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो यहां देखिए रे की आवर्ती, यहां भी रे की आवर्ती, यहां भी रे की आवर्ती और यहां भी रे की आवर्ती। तो यहां अलंकार कौन सा माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार माना जाएगा, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कारण के अभाव होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खाली स्थान अलंकार होता है। तो वहां विभावना अलंकार होता है। वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या होती है? ये दे ही रखिए, वैसे फिर भी देख लेते हैं कि जहां कारण के अभाव में कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए आप, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात जो पैरों के बिना चल रहा है, हाथों के बिना काम कर रहा है और कानों के बिना सुन रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। अर्थात कारण के अभाव में कार्य संपन्न हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है भाषा का क्षेत्रीय रूप खाली स्थान कहलाता है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली। अर्थात भाषा अगर एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसका जो रूप है वो किस रूप में बोला जाएगा? उसे बोली के रूप में बोला जाएगा। अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान वीर है में खाली स्थान शब्द शक्ति है। अब राजस्थान तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, अर्थात जो राजस्थान है वो वीर तो नहीं हो सकता, लेकिन राजस्थान वीर है, इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के जो निवासी हैं वो वीर है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का डर
नहीं, अर्थात उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं है। ये अर्थात इस वाक्य के माध्यम से वो राजस्थान के जो लोग हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से? आप देखिए, पूर्वी हिंदी, दूसरा भाग है पश्चिमी हिंदी, तीसरा भाग है पहाड़ी हिंदी, चौथा भाग है बिहारी, पांचवा भाग है राजस्थानी। यानी कि हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया। तो वो 5 भाग कौन कौन से? पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पहाड़ी, चौथा बिहारी और पांचवा राजस्थानी। तो ये 5 भाग हैं हिंदी बोलियों के। अगला प्रश्न है, प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु खालिस्तान शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे खालिस्तान से संबंधित प्रश्न जो 6 नंबर के आएंगे। एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। उसके प्रश्न आता है वो आता है अपठित गद्यांश से संबंधित। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अपठित जो गद्यांश आएगा वो भी 6 नंबर का आएगा। तो ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग ये जो अपठित गद्यांश आएगा उसके प्रश्न है वो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इसी गद्यांश के अंदर है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने में आप किसी प्रकार की गलती ना करें। तो इस प्रकार का एक अपठित गद्यांश आएगा, उनसे गद्यांश के जो प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, उन 6 प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं। चलिए इसके बाद का जो प्रश्न उसके बारे में करते हैं। इसके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश। ऊपर तो आया था अपठित गद्यांश और नीचे आएगा अपठित गद्यांश। यानी कि इस अपठित पद्यांश को पढ़कर भी हमें प्रश्नों के उत्तर देने। ये भी 6 नंबर का आएगा, अर्थात एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके जो प्रश्न आएंगे उसके जो उत्तर है वो भी आप आसानी से दे सकोगे, क्योंकि ये जो अपठित पद्यांश आएगा, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में हमारे जो 6 प्रश्न है कौन कौन से, देखिए जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमें इस अपठित पद्यांश को पढ़कर देने। तो मैं समझता हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर इसको पढ़कर आसानी से दे सकोगे। तो ये जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है ये तो आप लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि ये इनके जो उत्तर है वो इन प्रश्नों को पढ़कर, इन अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर ही देने पड़ेंगे। तो इसके आगे के जो प्रश्न है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न है, यहां से शुरू होता है खंड ब, यहां से शुरू होता है खंड ब, यानी कि इतनी देर तो कौन सा खंड चल रहा था? खंड ए। इसके बाद में क्या, कौन सा खंड शुरू होता है? खंड ब। इस खंड ब में जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उस प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग 40 शब्दों में हमें देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, खबरें होती हैं, उनमें जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका क्या मतलब है? तो देखिए आप, उल्टा पिरामिड शैली लेखन की एक पद्धति होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? लेखन की एक पद्धति होती है जिसमें सबसे जरूरी बातों को सबसे पहले लिखा जाता है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। इस शैली में पृष्ठभूमि की जानकारी घटती हुई अहमियत के क्रम में लिखी जाती है। यानी कि सबसे पहले सबसे जरूरी बात अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको लिखा जाता है, उसके बाद में जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है उसको लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली को समाचार लेखन की एक कला माना जाता है। तो अपना प्रश्न क्या था? उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। तो उल्टा पिरामिड शैली का मतलब क्या हुआ कि उल्टा पिरामिड शैली लेखन की एक शैली है, लेखन की एक पद्धति है जिसमें सबसे जरूरी बातों को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक कला होती है। उल्टा पिरामिड शैली आप देखिए, उल्टा पिरामिड शैली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन।
अब प्रश्न क्या, अपना उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण बातों को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, अंत में जो सबसे निम्नतम बात होती है उसको लिखा जाता है। तो यही उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? अर्थात ये जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है इसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण ये है, लो प्रोफाइल सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से राजतंत्र या धर्म के प्रभाव को दर्शाने वाली कोई चीज नहीं मिली है। कहने का मतलब है राजतंत्र अर्थात राजा महाराजा होते, दूसरा धर्म के प्रभाव को दर्शाने वाली किसी प्रकार की कोई चीज नहीं मिली है, बल्कि यहां क्या मिला है? सरल, समतावादी और शांतिपूर्ण समाज का प्रमाण मिलता है जो व्यापार और वाणिज्य पर केंद्रित है। यानी कि राजतंत्र या धर्म के प्रभाव को दर्शाने वाली किसी प्रकार की कोई चीज नहीं मिली है, बल्कि इसकी जगह सरल, समतावादी और शांतिपूर्ण समाज का प्रमाण मिलता है जो वाणिज्य और व्यापार पर केंद्रित है। इसलिए मोहनजोदड़ो को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जूझ में गवई ग्रामीण जीवन के यथार्थ से जूझने का जीवंत चित्रण है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जूझ जो पाठ है उसमें जो ग्रामीण जीवन है इसको यथार्थ से जूझने का जीवंत चित्रण है, तो हमें इस कथन पर टिप्पणी लिखनी है। जूझ में ग्रामीण जीवन के संघर्ष और कठिनाइयों का एक जीवंत और मार्मिक चित्रण है, जहां लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन के अनुभवों और संघर्षों को दर्शाया है जो ग्रामीण परिवेश में गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक रूढ़ियों से जूझते हैं। जैसे ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, संघर्ष और प्रतिरोध, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। तो जो जूझ पाठ है उस पाठ में ग्रामीण जो जीवन है उसका जो संघर्ष है, शिक्षा का अभाव है, बचपन में जो अनुभव रहे हैं लेखक के उसके बारे में बताया गया है। अर्थात ग्रामीण परिवेश में जो कमियां रहती है, अर्थात ग्रामीण परिवेश की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी, उन परेशानियों को सहन करते हुए जो ग्रामीण व्यक्ति वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से इन सारी चीजों को बताया गया है। जैसे ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी कि ग्रामीण जो जीवन होता है वो कैसा होता है उसका यथार्थ चित्रण किया गया इस पाठ में। दूसरा संघर्ष और प्रतिरोध, यानी कि ग्रामीण जो व्यक्ति रहते हैं उनके जीवन का जो संघर्ष है और प्रतिरोध है उसको दर्शाया गया है। तीसरा सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, यानी कि ग्रामीण जो परिवेश होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसमें सामाजिक रूढ़ियां भी समाहित रहती है, तो उन रूढ़ियों के बारे में भी इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है, लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो जो लुट्टन सिंह है वो पहलवान है और उसने क्या कहा कि पहलवान ही मेरा ढोलक है, ऐसा लुट्टन सिंह ने क्यों कहा? तो मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ढोल है, इसलिए कहा क्योंकि उसने कुश्ती के दांव पेच ढोल की आवाज से सीखे थे। ढोल की धुन उसे प्रेरणा और लय देती थी, मानो ढोल ही उसका गुरु था। कहने का मतलब जो लुट्टन सिंह पहलवान था उसने ढोल की आवाज से ही कुश्ती के दांव पेच सीखे थे और ढोल की धुन से उसे प्रेरणा और लय देती थी, मानो ढोल ही उसका गुरु। तो लुट्टन सिंह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ढोल के आवाज के माध्यम से उसने जो कुश्ती उसके दांव पेच सीखे, ढोल की जो धुन है उसे प्रेरणा और लय देती थी और मानो ढोल ही उसका गुरु था। अगला प्रश्न है, रस की पुतली कौन है, उसे यह संज्ञा क्यों दी गई? तो रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन को इसलिए कहा गया है क्योंकि बहन का अपने भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है और वह स्नेह के रस से भरी हुई होती है। प्रश्न क्या, रस की पुतली कौन है? तो रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन को इसलिए कहा गया है क्योंकि बहन का अपने भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है और वह स्नेह के रस से भरी हुई होती है, इसलिए उसे रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। आगे शुरू होता है खंड से। आगे कौन सा शुरू होता है? खंड से। इसके जो प्रश्न होंगे उस प्रश्नों के हमें उत्तर 100 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में कवि भाषा के विषय पर व्यंग्य करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि भाषा के विषय पर व्यंग्य करके क्या सिद्ध करना चाहता है जो लेखक है? तो बात सीधी थी पर कविता में कवि ने भाषा के विषय में व्यंग्य करके यह सिद्ध करना चाहा है कि लोग किसी बात को कहने के क्रम में भाषा को सीधे और सरल और सहज शब्दों में न कहकर तोड़ मरोड़ कर उलट पलट कर शब्दों को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे भाषा क्लिष्ट होती जाती है और बात को बनने के बजाय बिगड़ती और उलझती चली जाती है। कवि भाषा के विषय पर व्यंग्य करके यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि सीधी सादी बात को जटिल और बनावटी भाषा में व्यक्त करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है, जबकि सहज और सरल भाषा में बात कहने से वह अत्यधिक प्रभावी होती है। तो भाषा के विषय पर व्यंग्य करके कवि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई सीधी सादी बात है
उसको सीधे सरल शब्दों में कहने के बजाय उसे क्या करते हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर, उलट पलट कर, भाषा को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे भाषा क्लिष्ट हो जाती है और उसका जो अर्थ होता है वो समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब बात बनने के बजाय बिगड़े जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, भाषा के विषय पर व्यंग्य करके यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि सीधी सादी बात को जटिल और बनावटी भाषा में व्यक्त करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए बात को सरल और सहज भाषा में कहना अत्यधिक प्रभावी होता है। इसलिए कोई भी बात हो उस बात को सरल और सहज बात में करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भाषा को तोड़ मरोड़ कर, उलट पलट कर व्यक्त करेंगे तो उस भाषा का प्रभाव वो समाप्त हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है अथवा में। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने है भैया, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? पतंग कविता के आधार पर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद में दुनिया की जो चुनौतियां उसके सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट, पतंग कविता के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद मैं खुद को अधिक मजबूत, साहसी और अनुकूलनीय महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है और मैं अब जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हूं। कहने का मतलब ये, मैंने खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया, मैं खुद को मजबूत और साहसी समझता हूं, अनुकूल समझता हूं। मुझे लगता है कि अब मैंने अपनी सीमाओं को पार कर लिया और मैं अब जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हूं। मुझे लगता है कि मैंने सीखा है कि कैसे दबाव में रहते हुए शांति से निर्णय लेना है, कैसे अपने संसाधनों का उपयोग करना है, कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करना है। मुझे लगता है मैं अब जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखता हूं, न कि खतरे के रूप में। मैं खुद को अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। लेखक क्या बताते हैं कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो लेखक बताता है, पतंग कविता के माध्यम से खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद मैं खुद को अत्यधिक मजबूत, साहसी, अनुकूलनीय महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी सीमाओं को पार कर लिया है, अब मैं जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हूं। दूसरी बात, मतलब अब मुझे लगता है कि मैंने सीखा है, क्या सीखा है कि दबाव में रहते हुए शांति से निर्णय लेना, कैसे अपने संसाधनों का उपयोग करना, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करना। मैं खुद को अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं अब किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। तो इस प्रकार पतंग कविता के माध्यम से जो लेखक है वो ये व्यक्त करना चाहते हैं कि चुनौतियां, दुनिया की जो चुनौतियां उसको कैसे सामना, मतलब दुनिया की चुनौतियों के लिए मैं स्वयं को कैसा महसूस करता हूं। अगला प्रश्न है, बख्तिन का अतीत। अगला प्रश्न है, बख्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता, संस्मरण के आधार पर वह स्पष्ट कीजिए। बख्तिन जो पाठ है वो महादेव वर्मा द्वारा रचित है, ये एक संस्मरणात्मक है। इस पाठ के माध्यम से बख्तिन के जीवन के बारे में बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं का जो जीवन होता है उन्हें कितनी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बख्तिन का अतीत परिवार समाज की कई समस्याओं से भरा था, जिसमें बाल विवाह, सास ससुर का दुर्व्यवहार, पति की मृत्यु और बेटियों की शादी जैसे मुद्दे शामिल थे। बख्तिन का बचपन में विवाह कर दिया जाता है, सौतेली माँ ने उसे उचित सम्मान नहीं दिया। ये जो सौतेली माँ है, जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये बख्तिन को संदेश भी नहीं पहुंचाती है। बख्तिन को सास और जेठानियों ने बेटियों को जन्म देने के कारण उपेक्षित किया, प्रताड़ित किया। बख्तिन के पति की मृत्यु के बाद वह विधवा हो गई और उसे समाज में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बख्तिन की विधवा बेटी की शादी एक निकम्मे व्यक्ति से पंचायत के द्वारा जबरन करा दी जाती है, यानी कि बख्तिन की एक बेटी विधवा भी हो जाती है और उस विधवा बेटी की एक निकम्मे व्यक्ति से शादी करवाई जाती है। ये काम भी कौन करवाता? गांव की पंचायत करवाती है, अर्थात गांव के लोग भी उसे परेशान करने का काम करते हैं। बख्तिन ने अपनी बेटियों का पालन पोषण अकेले ही किया और उन्हें समाज में भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बख्तिन को समाज में स्त्री होने के कारण कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, अर्थात ग्रामीण परिवेश में स्त्री होने के कारण कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं में सारी तरीके की समस्याएं आती है, जैसे परिवार की समस्या, बेटियों की समस्या या फिर काम की समस्या। तो इस प्रकार बख्तिन के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया
गया है। तो इस पाठ के माध्यम से पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव को बताया गया है। पहलवान की ढोलक कहानी में पुरानी और नई व्यवस्था के टकराव को लुट्टन सिंह के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जो ढोलक को अपना गुरु मानता है और पारंपरिक पहलवानी को महत्व देता है। यानी कि जो लुट्टन सिंह है वो ढोलक को अपना गुरु मानता है और पारंपरिक पहलवानी को महत्व देता है, जबकि समाज में आधुनिकता और प्रगति का प्रभाव भी दिखाई देता है। लुट्टन सिंह ढोलक की थाप पर पहलवानी के दांव पेच सीखता है। जो लुट्टन सिंह पहलवान था वो ढोलक की थाप पर यानी कि ढोलक की आवाज पर पहलवानी के दांव पेच सीखता है, जो एक गैर पारंपरिक तरीका है। यह ढोलक को गुरु मानने का प्रतीक है, जो पुरानी पारंपरिक व्यवस्था को दर्शाता है। लुट्टन सिंह की पहलवानी का तरीका भी पारंपरिक है, वह ढोलक की धुन पर लड़ता है और जो पुरानी व्यवस्था को दर्शाता है। यानी कि जो लुट्टन सिंह है वो पहलवान की जो लुट्टन सिंह है वो अपने ढोलक की आवाज पर कुश्ती लड़ने का काम करता है, जो एक पुरानी व्यवस्था का प्रतीक है। कहानी में समाज में आधुनिक और प्रगति का प्रभाव भी दिखाई देता है, जैसे कि महामारी के दौरान गांव में फैली बीमारी और लोगों की उदासीनता। लुट्टन सिंह की पारंपरिक पहलवानी और ढोलक के प्रति समर्पण समाज में आधुनिकता और प्रगति के प्रभाव से टकराता है। ढोलक लुट्टन सिंह के लिए एक प्रतीक है और उसे प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। यह ढोलक पुरानी व्यवस्था का प्रतीक यानी कि ढोलक कैसा पुरानी व्यवस्था का प्रतीक है, जो लुट्टन सिंह को मजबूत और साहसी बनाता है। इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है वो राजा बनता है, और जैसे ही बेटा राजा बनता है तो कुश्ती जो है इस खेल को राज दरबार से निकाल दिया जाता है, कुश्ती की जगह दूसरा खेल लाया जाता है। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में टकराव दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल की कहानियां उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि सिल्वर वेडिंग जो पाठ है वो पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल की कहानी यानी कि विचारों के अंतराल की कहानी पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच विचारों की टकराहट सदा चलती रही है। पुरानी पीढ़ी को पुरानी बातें, पुराने विचार और मान्यताएं प्रिय होती है, नई पीढ़ी को वे सभी विकास में बाधक लगती है और वह नए विचारों और जीवन शैली को अपनाने की पक्षधर होती है। दोनों पीढ़ियों का यह विचार भेद कभी मिटता नहीं है, हर युग में यह समाज के सामने प्रकट होता है। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर और किशंदा पुरानी पीढ़ी को और पुराने जीवन मूल्यों के पक्षधर है और प्रतीक है। यशोधर के पुत्र पुत्री और दफ्तर के चड्डा बाबू नई पीढ़ी और नए जीवन मूल्यों को मानने वाले हैं। पुरानी कहानी में इनका टकराव दिखाई देता है। यशोधर का संयुक्त परिवार को पसंद करना, पुराने गरीब रिश्तेदारों और मिलने वालों से घुलना मिलना, उनकी आर्थिक मदद करना, पुरानी तरह के कपड़े पहनना, साइकिल पर दफ्तर जाना, मंदिर जाना आदि पश्चिम रीति रिवाजों को बुरा समझना, उनके बच्चों तथा पत्नी को पसंद नहीं है। बच्चों और पत्नी को पाश्चात्य रहन सहन को अपनाना यशोधर को अच्छा नहीं लगता। आरंभ से अंत तक कहानी में वैचारिक संघर्ष का चित्रण यानी कि सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसके जो वैचारिक अंतराल है वो। अगला प्रश्न है जूझ कहानी आधुनिक युवक युवतियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे रही है, उदाहरण से स्पष्ट करना है। तो जूझ कहानी आज के किशोर किशोरियों को कई जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहली संघर्षशीलता, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्षशीलता बहुत आवश्यक है। इस कविता नहीं भी इस पाठ में भी आनंदा को जगह जगह संघर्ष करना पड़ा है। यानी कि जीवन में जो संघर्ष रहता है, अगर व्यक्ति संघर्ष करता रहेगा तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो संघर्षशीलता जो है वो प्रेरणा दे सकती है। दूसरा लगनशीलता, परिश्रम के अलावा किसी भी काम में सफलता पाने के लिए लगन का होना भी आवश्यक है। आधुनिक किशोर किशोरियों को लगनशील बनना चाहिए, यानी कि किसी भी काम में अगर हमें सफल होना है तो उस काम में सबसे पहले हमें मतलब उसको सीखने की लालसा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तभी हम उस काम को सीख सकते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या होगी, लगनशीलता। तीसरी होती है दूरदर्शिता। जूझ कहानी का नायक दूरदर्शी है, वह अपनी दूरदर्शिता के बल पर पिता को राव साहब के पास भेजने में सक्षम हो जाते हैं और अपने पिता के क्रोध से बचते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए राजी कर लेता है। यानी कि दूरदर्शिता है वो भी एक प्रेरणा दे सकती है। यानी कि जूझ पाठ है वो आधुनिक किशोर किशोरियों को, आज के किशोर किशोरियों को दूरदर्शिता की भी सीख देता है, प्रेरणा देता है। कैसे? क्योंकि जो आनंदा है वो दूरदर्शिता के आधार पर अपने पिता को राव साहब के पास भेज देता है, अपनी पढ़ाई शुरू करवा लेता है। अगली प्रेरणा है परिश्रमशीलता। आधुनिक किशोर किशोरियों को आनंदा के समान परिश्रमशील बनना चाहिए। आनंदा पढ़ाई के साथ साथ खेत में काम करता है और सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये चार प्रेरणाएं हैं जो जूझ पाठ के माध्यम से आज के किशोर किशोरियों को मिलती है। पहली जो प्रेरणा वो संघर्षशीलता, दूसरी प्रेरणा लगनशीलता, तीसरी है दूरदर्शिता, चौथी है परिश्रमशीलता। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि मोहनजोदड़ो नगर की योजना की आज की जो सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक है। कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो की जो रचनाएं थी, यानी कि उनके मकानों की जो रचनाएं थी, वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो कॉलोनियां होती है उनकी जो रचनाएं होती है वो मोहनजोदड़ो की रचनाओं के सामने नीरस है। कहने का मतलब मोहनजोदड़ो की जो मकानों की जो योजनाएं थी वो आज की योजनाओं से ज्यादा प्रभावशाली थी। मोहनजोदड़ो की नगर योजना अनूठी थी, इसका नियोजन दुनिया भर में बेमिसाल है। यहाँ चौड़ी एवं सीधी सड़कें थी, कुछ सड़कें आड़ी थी। आड़ी है चबूतरे पर खड़े होकर शहर की गलियों एवं सड़कों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ जल निकासी का भी बेहतर प्रबंध है। यहाँ जल निकासी का भी बेहतर प्रबंध है, यानी कि आज से इतने साल पहले भी मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो सड़कें हैं वो सीधी बनती थी, जो जल प्रबंधन है उसकी उचित व्यवस्थाएं होती थी। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी लगभग 85,000। आज के नगरों की योजना सेक्टरों में बांट कर की जाती है। सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन रचनात्मक था। नगर से 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। उच्च वर्ग और कामगारों की बस्तियां हैं। सामूहिक स्नान घर है जो जिनकी जो साइज है 4 गुना 25 गुना 7 फुट का है। नालियों का जाल बिछा होता है। सारा शहर व्यवस्थित और भली प्रकार नियोजित है। कहने का मतलब है वर्तमान समय की जो कॉलोनियां है, वर्तमान समय की कॉलोनियों की जो व्यवस्थाएं होती है उन कॉलोनियों की व्यवस्थाओं के बजाय मोहनजोदड़ो की जो कॉलोनियां थी, यानी कि उनका जो शहर था उन शहर की जो व्यवस्थाएं थी, जैसे सड़कों का, मकानों की जो व्यवस्था है, पानी निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं, अन्य कोई भी व्यवस्थाएं हैं, वो मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था है वो आधुनिक व्यवस्थाओं से ज्यादा प्रभावशाली थी। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी वो मोहनजोदड़ो की ज्यादा बेहतर मानी जाती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर आलेख लिखना है। आलेख का मतलब हमें इस पर एक टिप्पणी करनी है। टिप्पणी का मतलब ये होगा इस विषय पर हमें 5 से 7 लाइनें लिखनी है। तो देखिए, स्वस्थ भारत विषय पर हमें आलेख कैसे लिखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है और इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की संबंधी शिक्षा दी थी और देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है ताकि बापू की 150 यानी 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तो आलेख का मतलब होता है किसी विषय पर 5 से 7 लाइनें लिखनी रहती है और जो लाइनें लिखते हैं वो उस विषय से संबंधित होनी चाहिए। अब हमें विषय दिया गया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर आलेख लिखना है। तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनका मानना था कि साफ सफाई ईश्वर की भक्ति के बराबर है, इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा दी और देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया। उनका कहना था कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने का कार्य करें। महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना ताकि बापू की 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तो ये थी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर आलेख। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण अथवा धर्मवीर भारती का जीवन परिचय लिखिए। तो लेखक परिचय आएगा या कवि परिचय आएगा, एक का हमें लिखना है। तो समकालीन कविता के समादृत कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में एक स्वयंवर परिवार में हुआ। यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ? कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके परिवार के निकट संपर्क में रहे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी
और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के प्रभाव में वह गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। यानी कि उनके जो परिवार के निकट रहते थे कौन कौन, नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के प्रभाव में वह गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। वर्ष 1951 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इसी दौरान लखनऊ लेखक संघ की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। रघुवीर सहाय उनके सहपाठी थे। रघुवीर सहाय ने उन्हें अज्ञे की कविता हरी घास पर क्षण भर से परिचित कराया। अज्ञे की कविताएं पढ़कर वह हिंदी में कवि कर्म की ओर अग्रसर हुए। 1955 में वह पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा पर गए और इस दौरान वार्सा में नाजिब हिकमत, एंटन स्वानिस्की, पाब्लो नेरुदा आदि कवियों से मिलने का विशिष्ट अनुभव पाया। बाद में भी उन्होंने दुनिया के विभिन्न भागों की साहित्यिक यात्राएं की और हिंदी और विश्व साहित्य के बीच संपर्क सेतु के निर्माण में विशिष्ट भूमिका निभाई। 1956 में उनका पहला कविता संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ, जबकि 1959 में अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तीसरा तार सप्तक में शामिल किए गए। तो ये था कुंवर नारायण का जीवन परिचय। 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में एक छप्पन परिवार में उनके परिवार के निकट जो नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के प्रभाव में वह गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। 1951 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इसी दौरान लखनऊ लेखक संघ की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। रघुवीर सहाय उनके सहपाठी थे। रघुवीर सहाय क्या थे? उनके सहपाठी थे। रघुवीर सहाय ने उन्हें अज्ञे की कविता हरी घास पर क्षण भर से परिचित कराया। अज्ञे की कविताएं पढ़कर वह हिंदी में कवि कर्म की ओर अग्रसर हुए। 1955 में इन्होंने विदेशों की यात्रा की जिसमें चेकोस्लोवाकिया, रूस, चीन आदि देश सम्मिलित है। उसके बाद में इनकी जो प्रथम कविता संग्रह वो 1956 में प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ? चक्रव्यूह के नाम से प्रकाशित हुआ। और 1959 में अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तीसरा तार सप्तक में इन्हें सम्मिलित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आएगा वो खंड द में आएगा और व्याख्या से संबंधित आएगा। अब जो व्याख्या आएगी ये अपनी किताब से आएगी। इस पद्यांश की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे करने। सबसे पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हमें सप्रसंग करना है। सप्रसंग में क्या बताना होता है कि ये जो पद्यांश है वो कहां से लिया गया है, इस पद्यांश में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए इसका सप्रसंग करता हूं मैं कि प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अनामिका के भाग 6 से बादल राग से लिया गया है। यानी कि ये जो ली गई है, ये जो पद्यांश लिया गया है वो कौन सी कविता से लिया गया है? बादल राग कविता से लिया गया है। इसमें पूंजीपतियों में क्रांति का भय दिखाया गया है, जबकि गरीबों में क्रांति की खुशी दिखाई गई है। तो ये तो होगी सप्रसंग व्याख्या, ये तो होगा सप्रसंग। फिर होती है व्याख्या। व्याख्या में हमें इन लाइनों की हमें व्याख्या करनी है। तो मैं समझता हूं कि यदि आपने पाठ का अध्ययन किया तो ये जो व्याख्या है वो आप आराम से कर पाओगे। व्याख्या करने के बाद में आता है विशेष। अब देखिए विशेष में क्या होता है कि एक तरीके से इसमें जो व्याकरणिक जो नियम प्रयोग किए गए उनके बारे में हमें बता रहा है। जैसे इसमें ध्वनि, वज्र, गर्जन आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। एक तरीके से बोले तो जैसे कैसे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, किस प्रकार की शब्द का प्रयोग किए गए, ये सारी चीजें हमें विशेष में बतानी होती है। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि व्याख्या करने का जो तरीका यदि आपका सही है तो मैं मानता हूं कि 6 में से आप 5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने तरीका सही नहीं अपनाया तो मैं समझता हूं यदि आपकी व्याख्या सही हो फिर भी आप 2 से 3 नंबर ही प्राप्त कर सकोगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें प्रसंग या सप्रसंग करना है। सप्रसंग में हमें यह बताना है कि ये जो पद्यांश है वो किसके द्वारा रचित है, कौन से अध्याय से लिया गया, इसे मतलब इस कविता का नाम क्या है। दूसरी बात, इन लाइनों में किन चीजों का वर्णन किया गया वो हमें 1 या 2 लाइन में बताना है। जैसे मैं बताता हूं कि पूंजीपतियों में क्रांति का भय दिखाया गया जबकि गरीबों में क्रांति की खुशी दिखाई। फिर हमें इसकी व्याख्या करनी है। फिर विशेष बताना। विशेष में मैंने बताया कि किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ, कैसी भाषा है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ, कौन सा रस है, किस प्रकार की शब्द का प्रयोग हुआ, ये सारी बातें हमें विशेष में बतानी होती है। तो ये है पद्यांश करने का तरीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा वो गद्यांश से संबंधित होगा। यानी कि ये गद्यांश अपनी पाठ्य पुस्तक से आएगा, इसकी भी हमें प्रसंग व्याख्या करनी है। वही तरीका होगा, सबसे पहले इसका भी प्रसंग लिखना है,
सबसे पहले हमें इसका भी प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और फिर विशेष बताना है। तरीका वही है, तरीका वही है, यानी कि सबसे पहले सब प्रसंग, यानी कि ये जो गद्यांश है ये पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो कौन है, पाठ का क्या नाम है वो बताना। दूसरी बात इस गद्यांश में क्या बताया गया वो 1 या 2 लाइन में बताना है, वो तो हो गया प्रसंग। फिर व्याख्या में हमें इन सारी लाइनों की व्याख्या करनी है। विशेष में क्या बताना है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ, जैसे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ, कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ वो बताना है, किस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग हुआ, ये सारी बातें हमें विशेष में बतानी होती है। तो इस प्रकार हमें गद्यांश की भी व्याख्या करनी है और ये प्रश्न भी 6 नंबर का आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो तरीका है करने का वो सही करें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने से संबंधित अधिसूचना तैयार कीजिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि अधिसूचना कहते कैसे हैं, अधिसूचना किसे कहते, सबसे पहले आप ये समझिए कि अधिसूचना कहते किसे है। तो सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की चेतावनी, आदेश या सूचना आम जनता तक पहुंचाई जाती है तो उसे अधिसूचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना। यानी कि सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई चेतावनी, किसी प्रकार का कोई आदेश या किसी प्रकार का कोई संशोधन यदि आम जनता तक पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। अब हमें एक अधिसूचना तैयार करनी है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना तैयार करनी है और सभी विभागों को जारी करनी है। मतलब ये आदेश होगा, ये आदेश सभी सरकारी विभागों में जारी करना है। इसका मतलब ये अधिसूचना हो गया। अब अधिसूचना लिखते कैसे हैं, उसका जो तरीका होता है वो कैसे, यदि आपने अधिसूचना सही तरीके से लिखी है तो मैं समझता हूं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि लिखने का जो तरीका वो समझिए आप। सबसे पहले अधिसूचना किसकी ओर से जारी की जाती है, उस विभाग का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से, तो राजस्थान राजपत्र हो गया, गजट सामान्य प्रशासन खय विभाग हिंदी शाखा की ओर से ये जो अधिसूचना वो जारी की जा रही है। यह आ गया अधिसूचना कब जारी की गई, जयपुर में है तो 27 जून 2025 मान लीजिए आप। अब क्या है देखिए, क्रमांक, ये इसकी प्रसंग की संख्या हो जाएगी, क्रमांक हो जाएगी। राजस्थान राजभाषा विधेयक 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि समस्त सरकारी विभागों के आदेश जो राजपत्र में प्रकाशित हो वे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में हो, यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से मान्य होगी। कहने का मतलब ऊपर तो विभाग का नाम आ जाएगा, फिर अधिसूचना नाम आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी, उसके बाद में क्रमांक आ जाएगा, मतलब कौन से क्रमांक के आधार पर ये जो अधिसूचना वो जारी की जा रही है। उसके बाद में नीचे दाएं तरफ जो इस अधिसूचना को जारी करता है मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर। ये देखिए मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर की ओर से है, तो ये यहाँ पद आ गया, यहाँ विभाग का नाम आ गया, यहाँ अगला हस्ताक्षर कर देगा। यानी कि सबसे पहले हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद में पद आएगा और कौन से विभाग में उस विभाग का नाम आ जाएगा। तो ये होती है अधिसूचना। इसके जिला कलेक्टर, अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर पाली की और रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह करते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। थोड़ा प्रश्न में गलती है, जिला कलेक्टर यहाँ कोटा करो आप, जिला कलेक्टर कोटा को और इस रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को काट दो आप, एक बार यहां से काट दो इसको। प्रश्न क्या अपना, जिला कलेक्टर कोटा को सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह करते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। अर्ध सरकारी पत्र नहीं होगा बल्कि औपचारिक पत्र होगा। यानी कि हमें औपचारिक पत्र लिखना है, किस समस्या को लेकर लिखना है और किसको लिखना है, जिला कलेक्टर कोटा को लिखना। कौन सी समस्या है, सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में हमें एक औपचारिक पत्र लिखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी लगा देना। कोटा राजस्थान विषय सरकारी राशन दुकानों पर होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत है। तो ये किसके संबंध में लिखा जा रहा है, राशन की दुकानों पर होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा जा रहा है। कलेक्टर महोदय, मैं विमल कुमार कोटा राजस्थान का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले आदर्श नगर में राशन की दुकान पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यानी कि जो विमल कुमार है वो कौन से नगर का निवासी है, आदर्श नगर का निवासी, कहाँ का है, कोटा का निवासी है। वो जो अनियमितताएं हो रही है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। महोदय, हमारे मोहल्ले आदर्श नगर में स्थित राशन की दुकान पर घोर अनियमितताएं जारी है। राशन दुकान पर राशन आपूर्तिकर्ता हम लोगों को कभी भी ढंग से राशन नहीं देता है। राशन आने पर वह
हम लोगों को बताता है कि अभी राशन नहीं आया। हमें यह भी पता चला है कि आने वाले सारे राशन की ब्लैक मार्केटिंग करके ऊंचे दामों पर बाजार में बेच देता है। राशन के नाम पर हमें जो भी सामग्री दी जाती है वह घटिया स्तर की होती है, जबकि सरकार की तरफ से अच्छी गुणवत्ता की राशन सामग्री आती है। इस संबंध में जब आपूर्तिकर्ता से कोई शिकायत करते हैं तो वह हमसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है और हमको धमकी देता है कि जो करना है वह कर लो। उसकी अधिकारियों से मिली भगत है, इसी कारण वह किसी बात की परवाह नहीं करता। मेरा आपसे अनुरोध है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राशन की उपरोक्त दुकान पर उचित कार्रवाई करें और शीघ्र ही व्यवस्था को ठीक करवाएं ताकि जनता को राशन का लाभ मिल सके। कहने का मतलब राशन की दुकानों पर जो होने वाली अनियमितता उसके बारे में ये औपचारिक पत्र लिखा गया है। नीचे जो पत्र लिखने वाला वो भर दिए अपना नाम लिख देगा और अपना पता लिख देगा। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप थोड़ा दोबारा से पढ़ लें। जिला कलेक्टर कोटा को लिखना है, किस बारे में लिखना है? सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितता के बारे में लिखना है। और ये अर्ध सरकारी पत्र नहीं है बल्कि औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो ऐसा होता है जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं वैसा का वैसा ही औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय कोटा विषय किस विषय में हमें लिखना है, फिर जो विवरण है वो हमें देना है। फिर जो लिखने वाला होता है वो बाईं तरफ नीचे भौतिक लिख देगा, अपना नाम और पता लिख देगा। तो ये है एक औपचारिक पत्र का प्रारूप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध देखिए। शब्द सीमा 300 और कितने नंबर का निबंध आएगा? 5 नंबर का निबंध आएगा। तो हमें निबंध लिखना है। निबंध तो देखिए वैसे तो सभी लिख सकते हैं, लेकिन निबंध लिखने का जो तरीका होता है यदि वो तरीका हमने सही अपनाया है तो मैं जहां तक समझता हूं निबंध यदि 5 नंबर का आता है तो उसमें 4 या 4.5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने तरीके से निबंध नहीं लिखा तो उसमें आप ये मान लीजिए 1.5-2 नंबर से ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो निबंध है वो लिखने का जो तरीका वो देखिए कैसे लिखते हैं। निबंध है अपना डिजिटल इंडिया। सबसे पहले हमें निबंध की प्रस्तावना लिखनी रहती है। प्रस्तावना का मतलब वो निबंध जो है वो किससे संबंधित उसके बारे में हमें बताना रहता है। तो अपना निबंध डिजिटल इंडिया, इसकी प्रस्तावना तैयार करेंगे। भारत सरकार द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश भर में ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम है। आज के समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना किसी भी राष्ट्र के लिए प्राथमिकता का विषय बन चुका है और यही भारत के समग्र विकास की दिशा है। डिजिटल इंडिया का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह देश को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत बनाता है और दुनिया के विकासशील देशों में अग्रणी स्थान दिलाने का प्रयास करता है। तो प्रस्तावना का मतलब ये हो गया कि जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है उसका एक तरीके से ये माने तो सारांश जो होता है 4 से 5 लाइनों में वो हमें प्रस्तावना के रूप में लिखना होता है। प्रस्तावना के बाद में आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार, यानी कि इसका विस्तार कैसे किया जा सकता है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 16 अगस्त को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके लिए 14,903 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है जो वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 5 साल के लिए वितरित किया जाएगा। इस विस्तार के तहत पहले से चल रहे कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और नई पहल भी शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले प्रस्तावना के फिर उसका विस्तार होगा, यानी कि ये जो निबंध होता है जिस विषय पर जैसे डिजिटल इंडिया चला तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार। फिर अगला टॉपिक होगा डिजिटल इंडिया का लक्ष्य, यानी कि इसका लक्ष्य क्या क्या है। तो इसके जो लक्ष्य होते हैं वो देख लेते हैं। पहले स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य, तो डिजिटल इंडिया के विस्तार का उद्देश्य कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना है जिनमें से प्रमुख है जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम के तहत 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को आधुनिक तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि इसका लक्ष्य क्या क्या है, पहले तो आगे प्रस्तावना फिर आगे विस्तार और फिर इस डिजिटल इंडिया की क्या क्या लक्ष्य वो लक्ष्य हमें इस पॉइंट के अंदर बताने हैं। दूसरा लक्ष्य सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख व्यक्तियों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरा जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत 1787 शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा। चौथा जो लक्ष्य है वो डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल दस्तावेज सत्यापन की सुविधा अब छोटे और मध्यम उद्यमों को भी प्राप्त होगी। अगला जो लक्ष्य है उमंग ऐप पर 1700 से अधिक सरकारी सेवाएं पहले से उपलब्ध और अब 540 और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 1200 स्टार्टअप्स
को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो स्वास्थ्य, कृषि और स्मार्ट शहरों के लिए काम करेंगे। 12 करोड़ कॉलेज को छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 9 नए सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे जिससे इस क्षेत्र में तेजी से विकसित विकास हो सके। तो प्रस्तावना के बाद विस्तार के बाद में डिजिटल इंडिया के लक्ष्य। फिर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा। अब जो साक्षरता यानी कि जो शिक्षा उसको डिजिटल रूप में कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य वो मान सकते हैं। भारत में डिजिटल युग को सही रूप में अपनाने के लिए नागरिकों को डिजिटल रूप में साक्षर बनाना जरूरी है। इस दिशा में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, किसानों, वृद्ध व्यक्तियों को डिजिटल शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से 6 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो डिजिटल इंडिया उसका डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का जो लक्ष्य है वो किस प्रकार बढ़ाया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब किसान है या जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको डिजिटल बनाया जाएगा। 6 करोड़ लोगों को इस डिजिटल साक्षरता के माध्यम से मतलब उनको साक्षर बनाया जाएगा। ये हो गए 4 पॉइंट। पहला तो हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया डिजिटल इंडिया का विस्तार, तीसरा हो गया लक्ष्य, चौथा हो गया साक्षरता को बढ़ावा, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा, और पांचवा होता है उपसार। उपसार में क्या आता है, इस संपूर्ण जो निबंध होता है उसका सारांश आता है। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से एक देश का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए बुनियादी डिजिटल अवसंरचना बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में डिजिटल परिवर्तन भारत के लिए नई संभावनाओं को और विकास के रास्ते खोलने का जरिया है जो देश के समग्र समृद्धि में योगदान करेगा। डिजिटल इंडिया का अभियान आज न केवल प्रौद्योगिकी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि यह देश को आत्मनिर्भर डिजिटल दृष्टिकोण से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहने का मतलब है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है वो एक तरीके से माने तो संपूर्ण देश को विकसित बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि निबंध को जब आप करो तो निबंध करने का जो तरीका है उस तरीके को आप समझे। निबंध एक पैराग्राफ के तौर पर नहीं लिखे, बल्कि निबंध को आप पॉइंट टू पॉइंट लिखे। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में डिजिटल इंडिया का विस्तार, फिर डिजिटल इंडिया का लक्ष्य, फिर डिजिटल इंडिया डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा, फिर उपसार। यानी कि 2 पॉइंट तो निश्चित है, सबसे पहले प्रस्तावना, अंत में उपसार। बीच के जो 3 पॉइंट है वो आपको निबंध किस पॉइंट पर दिया गया है उस निबंध के अनुसार तैयार करना है। तो ये था डिजिटल इंडिया पर निबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो अथवा में है, वो भी निबंध है, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित निबंध है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। इसके बारे में हमें जैसे निबंध लिखना है तो निबंध लिखने से पहले मैंने पहले बताया था सबसे पहले हमें इसकी प्रस्तावना लिखनी है। इसमें प्रस्तावना दे लिखी, लेकिन फिर भी आप इसकी प्रस्तावना लिखना। प्रस्तावना में जैसे कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्व है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। कंप्यूटर शिक्षा के अभाव में वर्तमान जो समय है उस वर्तमान समय का किसी भी प्रकार उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमें प्रस्तावना में 4 से 5 लाइनें लिखनी है। तो आप जैसे भूमिका देख रहे हो, प्रस्तावना देख रहे हो, लगभग एक ही बात होती है। 21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है और इस युग में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और सरकारी सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला चुका है। यह तकनीकें हमें तेजी से विकसित हो रही दुनिया से जोड़े रखती है और हमारे जीवन को सरल बनाती है। इसलिए कंप्यूटर जगत की जानकारी आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता की कुंजी बने। यानी कि वर्तमान समय को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि उसे कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो ये मान लीजिए वो वर्तमान समय में वो आधुनिक युग से पीछे चल रहा है, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा, कंप्यूटर शिक्षा का शैक्षणिक क्षेत्र में महत्व हो गया। फिर कैरियर में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व हो गया। यानी कि जो प्रस्तावना के बाद में कंप्यूटर शिक्षा का शैक्षणिक क्षेत्र में महत्व है, कंप्यूटर शिक्षा का कैरियर में महत्व है। तो ये जो महत्व है हमें वो बताना है। इसके नीचे का जो पॉइंट है वो देखिए आप, इसके नीचे का पॉइंट है कंप्यूटर शिक्षा से मिलने वाले लाभ। यानी कि सबसे पहले प्रस्तावना आ गई, फिर कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है, फिर दूसरा कैरियर में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है, फिर तीसरा जो पॉइंट है कंप्यूटर शिक्षा से मिलने वाले लाभ। यानी कि इस शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, जैसे तेजी और दक्षता, रोजगारों के नए अवसर, संचार में सुधार, शोध और नवाचार, डिजिटल स्वतंत्रता और आवश्यक होती है। तो कहने का मतलब ये इससे लाभ हो गए। तो अगर हमें कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित यदि निबंध आ जाता है तो सबसे पहले भूमिका प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद में कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में महत्व बताना है, फिर कैरियर में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बताना है, फिर कंप्यूटर शिक्षा से मिलने वाले लाभ हमें बताने हैं। अंत में जो आता है वो आता है उपसंहार का। मैंने बताया था कि 2 पॉइंट तो निश्चित है, सबसे पहले प्रस्तावना, अंत में उपसंहार। बीच के 3 पॉइंट आपको वो उस निबंध किस विषय से संबंधित है उस विषय को देखकर बीच के 3 पॉइंट तैयार करने हैं। 3 पॉइंट में जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में अगर इसके अलावा चौथा पॉइंट डालना चाहे हम तो कंप्यूटर शिक्षा का महत्व जो है,
कंप्यूटर शिक्षा का या डिजिटल शिक्षा का जो महत्व तो है ही है, साथ में उसके दुष्परिणाम भी सामने है। दुष्परिणाम में जैसे मान लीजिए जैसे भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, जितने भी ठगी के केस है वो सारे इस डिजिटल शिक्षा को देखते हुए बढ़ रहे। तो आप जैसे पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को देखकर बीच के 3 पॉइंट तैयार करने हैं। सबसे पहले प्रस्तावना गया, फिर आपको निबंध किस विषय पर दिया गया उस विषय को देखकर बीच के 3 पॉइंट तैयार करने हैं, उसके बाद में अंत में उपसंहार तैयार करना है। तो ये था कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं समझता हूं ये जो जितने भी प्रश्न है वो आप लोगों को समझ में आएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।